अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, जो कि हमारा है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक में हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी होती है ना, तो वहाँ पे हमने ट्रांसलेटरी मोशन भी पढ़ा होता है, वहाँ पे आपने रोटेटरी या सर्कुलर मोशन भी पढ़ा होता है, और वहाँ पे आपने वाइब्रेटरी मोशन भी पढ़ा होता है। और मैट्रिक में जो आपकी ज्यादातर डिस्कशन होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन से होती है, यानी कि जैसे हम लीनियर मोशन कहते हैं कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाली बॉडी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है, और क्या चीज कवर कर रही होती है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, और उसके पास वेलोसिटी है या नहीं है, उसके पास एक्सेलरेशन है या डीसेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ये सारी जो आपने कंडीशन या केसेस पढ़े होते हैं ये आपने ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन के हवाले से पढ़े होते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है या हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो बेसिकली हमें बताएगा कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन होता क्या है, और जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन पोजेस कर रही होती है तो रोटेशन मोशन में मूव करने वाली बॉडी के डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, मोशन पैरामीटर्स क्या होते हैं। पहले आपने ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी होती है उसके मोशन पैरामीटर पढ़े होते हैं। मोशन पैरामीटर में आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दैट। और अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसमें बेसिकली हम अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो हम उसके मोशन पैरामीटर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी चीजें वो बॉडी पोजेस कर रही होती है, और उसके लिए हम कौन कौन सी स्पेसिफिक टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेशन की हद तक तो आप सब लोगों को पता है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है। मेजर डिफरेंस जो हमारे पास रोटेशनल या सर्कुलर मोशन में आता है वो हम कहते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड एन एक्सिस दैट पासेस थ्रू इट, यानी कि बॉडी का मूव करना, रोटेट करना एक ऐसे एक्सिस के गिर्द जो बॉडी के सेंटर से पास कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिस्क है और आप उस डिस्क को सेंटर से फिक्स करा देते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये जो सेंटर है ये आपने फिक्स करा दिया, और अब आप डिस्क को यूं रोटेट कर रहे हैं, यूं आप डिस्क को मूव कर रहे हैं। तो अब जो हमारे पास केस है कि जिसमें बॉडी मूव कर रही है, ये सर्कुलर पैटर्न में मूव कर रही है, लेकिन वो जिस एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है वो एक्सिस बॉडी के सेंटर से पास कर रहा है, बॉडी के इनसाइड से पास कर रहा है, तो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं दैट इज रोटेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन क्या होता है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड एन एक्सटर्नल एक्सिस, कि बॉडी का मोशन किसी भी एक्सिस, ऐसे एक्सिस के गिर्द जो आउटसाइड द बॉडी लाई कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं दैट इज सर्कुलर मोशन। सो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। और आपकी बुक, चूंकि हम फेडरल बोर्ड के लिए रेफरेंस बुक नेशनल बुक फाउंडेशन ले रहे हैं, तो उसमें हमारे टॉपिक नंबर 4.1 से पहले वो आपको एक पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन कर रहा है, और फिर वो आपको बता रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। होप सो आप सब लोगों को पता होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन होती है, वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द आपकी बॉडी मूव कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, उसे हम कहते हैं दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया कि रोटेशनल मोशन है क्या, कि ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसे हमने फिक्स किया हुआ है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द एक बॉडी है जो कि इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, और फिर ये जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखिए कोई भी बॉडी है, लेट सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, मतलब रिजिड बॉडी कौन सी होती है, जो बॉडी डीफॉर्म नहीं हो रही होती। ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है, और ये रिजिड बॉडी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, तो मैंने लिखा है कि पार्टिकल पोजेसिंग सर्कुलर मोशन। याद रखेंगे कि बॉडी जब रोटेशनल मोशन में मूव कर रही होती है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी होते हैं या पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट होते हैं, वो भी सारे साथ साथ में सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, देन ये तो हमें पता चल गया कि रोटेशनल या सर्कुलर मोशन है क्या। तो हमारा टॉपिक नंबर 4.1 है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो हमने 9th क्लास में पढ़ा होता है कि जी मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं, और फिर मैकेनिक्स को हम फर्दर काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉजेस, और डायनामिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन विद कॉजेस। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी बॉडी रोटेटरी मोशन में मूव कर रही है तो वो क्यों मूव कर रही है, आपने उसके बारे में स्टडी करना है, दैट इज रोटेशनल काइनेमेटिक्स। ठीक है, नंबर 1 पे उसने आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई है एंगुलर पोजीशन की। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, जिन लोगों ने मेरे चैनल पर बाकी वीडियोस देखी हैं उन लोगों को पता होगा, या मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि जब भी हम फिजिक्स में किसी भी न्यू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम किसी को अपना तारुफ कराते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसे अपना नाम बताते हैं, अपने बहन भाइयों के बारे में, फादर मदर हमारे क्या करते हैं, मतलब ये छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम दे रहे होते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। इस तरह से फिजिक्स में जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसका सिंबल क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है,
स्केलर वेक्टर है या बेस डिराइव है, ये बातें उसके इंट्रोडक्शन में आती हैं जो कि हमें हर हाल में पता होनी चाहिए। फिर बाद में आगे चलकर टॉपिक्स में जो कुछ है वो तो बाद में डिटेल में हम डिस्कस कर ही लेते होते हैं। सो देखिए नंबर 1 पे अगर हम एंगुलर पोजीशन की बात करें तो हम इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और एंगुलर पोजीशन के उससे लिखा है द एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस का क्या मतलब होता है कि देखिए ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया ना, तो इस डायग्राम में मैंने ये एक्स एक्सिस को एज अ रेफरेंस एक्सिस ले लिया। तो वो कह रहे हैं कि जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल होता है जब आप किसी भी बॉडी को रेफरेंस एक्सिस के साथ की रिस्पेक्ट से थोड़ा सा आगे मूव करवा रहे होते हैं, तो उनके दरमियान में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अब देखिए ये हमारा रेफरेंस एक्सिस था, कोई भी पार्टिकल बॉडी है, बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब है पार्टिकल्स जो जिनसे वो मिलकर बनी है वो पार्टिकल्स भी मूव कर रहे होंगे। तो वो पार्टिकल पहले इधर था, फिर इधर आया, इधर आया, इधर आया। लेट्स सपोज हम इस पार्टिकल ए की बात करें, आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पर मूव करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब आपने किसी भी रेफरेंस एक्सिस से एक पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी को मूव करवाया तो उन दोनों के दरमियान में रेफरेंस एक्सिस और वो बॉडी जिस पॉइंट पर थी उसका आपने जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है दैट इज कॉल्ड थीटा, और थीटा का फॉर्मूला s डिवाइडेड बाय r होता है। ठीक है, फिर वो हमें नंबर 2 पर वो हमें बता रहे हैं कि जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो हम कहते हैं द चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चोजन रेफरेंस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब फर्क सिर्फ इतना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये देखिए ये जो एंगल है ना, ये जो एक एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं ये एंगुलर पोजीशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब बॉडी को आप किसी भी रेफरेंस एक्सिस से मूव करवाते हैं और बॉडी का एंगल आप दो डिफरेंट पॉइंट्स पर ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो फिर हम उसे कहते हैं दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए ये हमने बनाया कि ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है, ये जो पार्टिकल ऑफ द मोशन है ये पहले पॉइंट ए जो है वो यहाँ पर मूव करके गया, तो पॉइंट ए का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना या रेफरेंस एक्सिस के साथ जो एंगल बना, लेट्स से दैट इज थीटा इनिशियल, राइट। फिर पॉइंट ए ने यहां से आगे थोड़ा सा मूव किया, यानी कि पॉइंट बी तक मूव किया, पार्टिकल ए ने थोड़ा सा आगे मूव किया, तो अब पार्टिकल का जो एंगल बना दैट इज थीटा फाइनल रेफरेंस एक्सिस के साथ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इन दोनों एंगल्स के दरमियान का जो डिफरेंस है, यानी कि ए से लेकर बी तक, ये जो पार्टिकल्स ने ए से बी पे मूव किया, तो इस ए से बी के दरमियान में जो एंगल बना है जिसे हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ठीक हो गया। देन अगर हम देखें तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इसका एसआई यूनिट होता है दैट इज रेडियन, या बास बुक्स में रेवोल्यूशन भी लिखा होता है, लेकिन जो हमारे पास एसआई यूनिट होता है दैट इज रेडियंस हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर पेपर में एक बहुत अच्छा सा या इम्पोर्टेंट सा प्रूफ है जो पेपर में आ जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। हाउ कैन यू प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ठीक है, तो आप ये प्रूव करने के लिए क्या लिखेंगे कि हमें पता है कि जी नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन, कि कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिग्रीज होते हैं दैट इज 360 डिग्रीज, और फिर आप लिखते हैं नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन। आप 1 रेवोल्यूशन लिखें या आप इन सर्कुलर मोशन लिखें, बात एक ही जैसी होती है। तो हम कहते हैं ये है जी 2 पाई रेडियंस होते हैं। ठीक है, इसको कोई नंबर 2 कह दिया, इसको कोई नंबर 1 कह दिया, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोई नंबर 1 एंड 2, तो हम लिख लेंगे 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 आ जाएगा जी। अगर आपने 1 रेडियन कैलकुलेट करना है तो 360 के साथ जाके 2 पाई को डिवाइड करना पड़ेगा, इट कम्स आउट एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो हमारे पास जो 1 रेडियन की वैल्यू है दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6.28, और इफ यू विल सिंप्लीफाई इट तो आपका आंसर 57.3 डिग्रीज हो जाएगा। ये पेपर में आने वाला एक इम्पोर्टेंट प्रूफ है जो आपको इस टॉपिक में से आना चाहिए। देन अगर हम बात करें तो इन दोनों के बाद यानी कि एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद वो आपको बताएगा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। और यहाँ पर एक बात और जो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हमें पता है कि वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है।
इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं। आप राइट हैंड रूल की मदद से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ले सकते हैं, और वो राइट हैंड रूल आपको ये कहता है कि आप अपने राइट हैंड की 4 फिंगर्स को जो आपका पहला वेक्टर है वहां से लेकर दूसरे वेक्टर की तरफ मूव करें, या इन अदर वर्ड्स जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड की 4 फिंगर्स को रोटेट करना शुरू करें, तो आपका जो कर्ल थंब है वो आपको डायरेक्शन बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो बुक में प्रॉपर इसको राइट हैंड रूल को इन्हीं वर्ड्स में उसने आपको एक्सप्लेन भी करके बताया हुआ है। ठीक है, सो ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं कि जी एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। ये जो आपका स्टार्ट का टॉपिक है इसमें बेसिक उसने आपको डेफिनेशंस बताई हैं, या बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में मूव कर रही है तो रोटेटरी मोशन को अड्रेस करने वाली बॉडी के मोशन पैरामीटर्स को उसने आपको डिस्क्राइब करके बताया है। ये आपको डेफिनेशंस की हद तक और इसमें सिंपल जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सो नंबर 3 जो टर्म आपको इस टॉपिक में उसने बताई है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी अगर हम सिंपल बात करें ना तो हमने अगर लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होता है ना तो हम कहते हैं कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। और लीनियर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और d/t हमने लिखा होता है कि ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ऐसा ही है। अब अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी बनानी है तो सिर्फ यहां पर एक ही वर्ड का आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया जी, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके बता रही हूँ कि हमने लीनियर मोशन में क्या पढ़ा था और हम एंगुलर मोशन में क्या पढ़ रहे हैं। और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए देखें तो सिंबॉलिकली हम इसको यूं ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने लिखा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि डिवाइड में आपके पास टाइम आएगा, तो देखिए ये टाइम आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। तो ओमेगा का फॉर्मूला यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी अपनी में कहा था कि अगर आपने यूनिट बनाना है तो इसका यूनिट होता है रेडियंस और इसका यूनिट होता है सेकंड, तो ओमेगा का यूनिट बन जाएगा रेडियंस पर सेकंड, या दूसरा यूनिट जो हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक हो गया। देन वो इसी टॉपिक में आपको बता रहा है कि जी अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी पे बात करनी है तो फिर वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स होती है ना। ठीक है, उसमें एक वो बता रहा है कि जी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज ये होती है ना कि अगर आप किसी भी पाथ की बात कर रहे हैं तो उस पाथ की जो टोटल वैल्यू होती है वही एवरेज होती है। या मैथ्स में जनरल एवरेज लेने का तरीका ये होता है कि आपके पास 2 या 3 पॉइंट्स आ रहे हैं डिफरेंट, तो आप उन 2 या 3 वैल्यूज, अगर 2 हैं तो 2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लें, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करते होते हैं। और अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज हैं या 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं तो उनको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर लेते होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो मेरे पास आता है थीटा टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये होता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज के साथ साथ उसने आपको एक और वेलोसिटी के बारे में बताया दैट इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, देखिए ये जो वर्ड यहाँ पे इंस्टेंटेनियस आ रहा है ना, ये निकला है इंस्टेंट से, और इंस्टेंट का मतलब होता है कोई भी पार्टिकुलर लम्हा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन शॉर्ट ये हो जाएगी कि किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो फिर हम रिप्रेजेंट करते होते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी। ये हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, डिफाइन भी कर लिया, हमें इसका फॉर्मूला भी पता चल गया, हमें इसका यूनिट भी पता चल गया, हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मालूम करनी होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आप वही राइट हैंड रूल जो हमने पहले डिस्क्राइब किया उसी से आप वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर आपको वेलोसिटी की टाइप्स पता होनी चाहिए कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, यानी कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
और इंस्टेंटेनियस क्या होती है कि किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और मैथमेटिकली हम इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसी टॉपिक में नंबर 4 जो मोशन पैरामीटर है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहें ना, तो आप लोगों ने लीनियर एक्सेलरेशन के लिए पढ़ा होता है, हम इसको लीनियर एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी बाय टी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, और हम मैथमेटिकली इसको लिखते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। अब इसी तरह अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन लेनी है तो आप कहेंगे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाय टी, और डेल्टा ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। और फिर हमें पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूला से यूनिट भी बना सकते हैं, तो हम इसका यूनिट बनाने के लिए क्या लिखेंगे कि डेल्टा ओमेगा है तो इसका यूनिट होता है रेडियंस पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड्स, तो हमारे पास अल्फा का यूनिट आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास इसका यूनिट। देन जैसे हमने यहाँ पर टाइप्स पर बात की थी, इसी तरह से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की भी टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब सिर्फ बात एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन में भी बात सिर्फ यही है कि जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होगा उसे हम कहेंगे दैट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, वो हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय टी, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन कह देंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको एक और बात बता दूं कि हमने पढ़ा हुआ होता है ना कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो फिर हम कहते हैं कि वहां से पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो होता क्या है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और जो वेलोसिटी का चेंज है ना वो दो ही तरीके से आ सकता है, या तो वेलोसिटी ने इंक्रीज करना है और या तो वेलोसिटी ने डिक्रीज करना है, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है।